सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट बजट के बारे में। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट बजट लेक्चर 1 है। इस पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। आपने बजट का नाम जरूर सुना होगा। एक गरीब आदमी हो या अमीर आदमी बजट बनाता है, कोई भी सरकार हो वो बजट बनाती है। अब बजट होता क्या है, बजट कहते किसे? देखो, बजट का मतलब होता है एक तरफ आप इनकम बनाएं और दूसरी तरफ आप खर्चे लिखें। ठीक है, तो इनकम, जैसे आप कहते हैं ना, घर में कई बार आप कपड़े की डिमांड करते हैं कि मम्मी जीन्स खरीद दो मेरे लिए। तो मम्मी कहती है कि देखो बेटा, आप कहते हैं 3 जीन्स खरीद लो, ठीक है ना, खरीद दो। तो मम्मी कहती है देखो बेटा, इस महीने बजट 1 महीने के जीन्स के लिए ही है, मतलब पैसे 1 महीने के लिए जीन्स के लिए ही है। तो बजट का मतलब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट बजट, यानी सरकार का क्या बजट है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो किस तरीके से इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें बजट वर्ड आया ही नहीं है। उसमें बजट वर्ड जो है वो आया ही नहीं है। मतलब उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में, उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इस्तेमाल किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट का शब्द है ही नहीं। तो भैया सवाल ये उठता है कि बजट आया कहां से। तो पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि बजट शब्द आया कहां से। तो बजट वर्ड जो है वो डिराइव्ड है फ्रेंच वर्ड बूजे से। बूजे, BOUGET। इसका मतलब होता है बैग ऑफ लेदर, यानी चमड़े का बैग। क्या हुआ इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि ब्रिटेन में, आपको पता है ब्रिटेन में मोनार्की थी, तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वहां के जो वित्त मंत्री थे, वो जो अपने डॉक्यूमेंट थे बजट से रिलेटेड, जो अपने एक जो अपने हिसाब किताब को लेके जाते थे, वो ले जाते थे लेदर बैग में। किसमें ले जाते थे? लेदर बैग में। ठीक है ना। तो ये वहां से क्या हो गया, चलन में आ गया, ये वहां से कस्टम में आ गया। तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर था वो अपना हिसाब किताब किसमें लेके जाता था? लेदर में। आप देखिए यहाँ पर ये अरुण जेटली जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब इस दुनिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, उनके पास ये बैग है और दिस बैग इज लेदर बैग। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इंडिया में जब से नई गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार की दूसरी बार, तो फाइनेंस मिनिस्टर है कौन? निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने इस लेदर बैग को रिप्लेस कर दिया। अब वो किस तरह के बैग में ले जाती है? अब वो ले जाती है लाल कलर के इंडियन सिस्टम में। इन्होंने बोला ये लेदर बैग जो है ये गुलामी की निशानी है, हम किसमें ले जाएंगे? जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इसी में रखा जाता था। इन्होंने बोला ये बजट नहीं है, ये क्या है? बही खाता। ये क्या है? बही खाता है। तो बूजे के बारे में, बूजे कहां से आया? फ्रेंच वर्ड, वो बजट कहां से आया? फ्रेंच वर्ड बूजे से, जिसका मतलब होता है स्मॉल बैग ऑफ लेदर। बजट वहीं से डिराइव हुआ है। अब आते हैं पीछे। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड लिखा ही नहीं गया है। वहां पर क्या लिखा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है, एक एनुअल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रेसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। मतलब इसमें आप आइटम वाइज दिखाएंगे कि आपको कितना पैसा रेसिप्ट यानी मिल रहा है और आपका कितना खर्चा हो रहा है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अपने देश में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक के लिए होता है? 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च को। जैसे इस साल की बात करें तो आपका
ईयर 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है और कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। अब बात करें बजट जो होता है ना, देखो हर एक आदमी बजट बनाता है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। हर एक सरकार बजट बनाती है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई यूनियन टेरिटरी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन हमारा चैप्टर, हम इस चैप्टर में सिर्फ डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है। यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? निर्मला सीतारमण। अब कब प्रेजेंट किया जाता है तो मैं आपको बताऊं, 2016 के पहले तक बजट जो था ना वो लास्ट डे ऑफ फरवरी तक आता था। मतलब टिल 2016 बजट कब आता था? लास्ट डे ऑफ फरवरी। लेकिन अब कहां से आता है? 2017 से बजट आने लगा है फर्स्ट डे ऑफ फेब। ठीक है ना? तो बजट पहले आता था लास्ट डे ऑफ फरवरी, अब आने लगा है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। कहां प्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। और बजट को लागू कराने से पहले उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत होती है। जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके सिग्नेचर की जरूरत भी होती है। ठीक है, तो ये थी बजट के बारे में बेसिक बातें। कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, जल्दी से पूछिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जब तक अरुण जेटली थे तो किस में आता था? लेदर बैग में। ये तब से आ रहा था जब से पहली बार ब्रिटेन में इस्तेमाल किया गया था। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर अपना हिसाब किताब लेके जाते थे लेदर बैग में। तो ये चलन बन गया था, कस्टम। कहीं लॉ में नहीं लिखा था कि आपको लेदर बैग में ही लेके आना है, लेकिन एक ट्रेडिशन था, चलन था, रिवाज था। अब रेड कलर के बुक्स में ले आया जाता है। रेड कलर शुभ माना जाता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते थे उनको रेड कलर की ही होती थी वो। तो इसका नाम बही खाता बोला गया फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। आगे आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। मतलब सरकार बजट बनाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? क्यों बनाती है सरकार बजट भैया? मतलब सरकार बजट के माध्यम से करना क्या चाहती है? हर साल सरकार बजट लाती है, बड़ी चर्चा होती है कि ये बजट अमीरों का बजट है, ये बजट गरीबों का बजट है। जो ऑपोजिशन होती है, जैसे विरोधी पार्टी जो होती है, वो क्या कहती है कि भैया ये जो है ना ये किसान विरोधी है, ये रोजगार का विरोधी है, ये गरीब जनता के विरोध में है, ये सिर्फ अमीरों के लिए बजट है। तो सरकार बजट के थ्रू करना क्या चाहती है आखिर, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। पहला है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, देखो क्या बात है। हमारे देश में जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस कैसे हो सकते हैं? आपका मनी हो सकता है, पैसा, लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है। ठीक है ना? लैंड मतलब आपके जंगल वगैरह, ठीक है ना? ये सारे रिसोर्सेस हैं। नेचुरल रिसोर्सेस भी हो सकते हैं। तो दो तरीके के इस्तेमाल है। रिसोर्सेस को हम क्या करें, या तो प्रॉफिट के लिए यूज करें या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करें। दो ही यूज है। प्रॉफिट के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए यूज करें, दूसरा किस लिए यूज करें? दूसरा यूज करें आप सोशल वेलफेयर के लिए। कैसे? सुनना, अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूं, अगर मैं रिसोर्सेज से क्या करता हूं, फैक्ट्री लगाता हूं, तो मैं प्रॉफिट बढ़ाऊंगा अपना, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन मान लो स्कूल में ओपन करता हूं, स्कूल ओपन करता हूं, सरकार स्कूल ओपन करती है, तो सरकार जब गवर्नमेंट स्कूल जो ओपन करेगी उसमें सरकार का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। सरकार का ऑब्जेक्टिव होगा कि गरीब जनता का बच्चा भी एजुकेशन पा सके, गरीब बच्चा भी एजुकेशन पा सके। तो ये देखा आपने दो तरीके के इस्तेमाल। फैक्ट्री जब सरकार ने लगाई तो सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। और जब सरकार ने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया तो सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। देखो दो चीजें हैं।
प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर की तो ख्वाहिश यही होगी, तमन्ना यही होगी कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, और सरकार की तमन्ना यही होगी कि हमारी जनता में ज्यादा से ज्यादा सुकून आ सके, ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर खुशहाली आए। तो सरकार क्या करती है? सरकार अपनी इकोनॉमी के हिसाब से ये देखती है कि हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो। एक ऑब्जेक्टिव को, किसी एक ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं पड़ जाना है कि बस ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, नहीं, वी कांट इग्नोर एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें देखना है प्रॉफिट भी बढ़े, प्राइवेट सेक्टर भी फले फूले और आम जनता का भी भला हो। अब ये सरकार कैसे करती है? देखो, सरकार को अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, सरकार को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो सरकार कहती है कि देखो जाओ तुम इन्वेस्ट करो, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, जाओ तुम इन्वेस्ट करो, हम तुमसे 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। तो इससे क्या होता है? लोग इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। दूसरा, सरकार हार्मफुल गुड्स के प्रोडक्शन को भी घटा सकती है, जैसे शराब पे बहुत ज्यादा टैक्स सरकार लगाती है जिससे शराब का कंजम्पशन कम हो, सिगरेट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है जिससे सिगरेट का कंजम्पशन कम हो, टोबैको पे काफी टैक्स लगाती है। तो टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी के थ्रू सरकार क्या करती है? लोगों को मोटिवेट करती है कि आप क्या करें? बिजनेस में इन्वेस्ट करें। और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, मतलब प्राइवेट सेक्टर अगर गुड्स बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है? खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तो ये क्या है? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब हम अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से अलोकेट करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। हमारी प्रायोरिटी में क्या है? कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये क्या है भैया? बजट के थ्रू सरकार कैसे क्या यूज करेगी? इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वालिटी को कैसे रिमूव करेगी? ये बड़ा सवाल है भैया। आइए समझते हैं। देखो एग्जांपल लो, देखो ये जो है ये है अमीर आदमी, और ये बहुत सारे हैं गरीब लोग। गरीब लोग, अमीर आदमी। देखिए अकेला आदमी इतना भारी है कि ये गरीब लोगों का वजन कम पड़ रहा है। मतलब देखो समझना ध्यान से, एक रिच पर्सन है इसके जैसा, इसके पास बहुत पैसा है, इसकी इनकम है मान लो 1000 करोड़, ठीक है, और ये गरीब आदमी, इन लोगों के पास इनकम नहीं है, बेचारे बहुत कम पैसा कमाते हैं। तो सरकार क्या करती है? सरकार अमीर पर ज्यादा टैक्स लगाती है, क्योंकि भारत में जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है, मतलब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। इससे ज्यादा कमाएंगे तो 5%, फिर उससे अगर 5 लाख से ज्यादा कमाया तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा कमाया तो 30%। तो आप देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता चला जा रहा है। तो सरकार क्या करती है? अमीरों पे टैक्स लगाती है। अब अमीरों पे टैक्स लगाती है तो वो जो पैसा आता है वो पैसा खर्च किया जाता है गरीब जनता की भलाई के लिए। कैसे भैया? अब मान लीजिए गरीब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, तो सरकार क्या करती है? सस्ते दाम पर उनको अनाज उपलब्ध कराती है। दूसरा, अगर इन लोगों के पास दवाई की फैसिलिटी नहीं है तो सरकार उनका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाती है कम दाम पे। उसके अलावा सरकार क्या करती है भैया? इनको फ्री में एजुकेशन देती है स्कूल में। तो ये सारी चीजें किसके पैसे से होता है? ये होता है टैक्स के पैसे से। सरकार के पास खुद का पैसा थोड़ी होता है, सरकार के पास हमारा ही पैसा एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो आप बताइए अमीर पे अगर टैक्स लगा दिया जाए, अमीर पे मान लो 30% टैक्स लगा दिया तो 1000 करोड़ में 300 करोड़ तो टैक्स के हो गए, तो इसके पास कितने बचे? 700 करोड़। अब ये पहले से गरीब हो गया, और ये पैसा कहाँ खर्च किए जाएंगे? ये पैसे खर्च किए जाएंगे कहाँ पे? गरीबों के ऊपर जो टैक्स के पैसे आए। ठीक है,
तो क्या होता है, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है जिससे उनसे टैक्स लेकर वो पैसा कहाँ किया खर्च किया जा सके गरीबों के ऊपर, जिससे उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके, उनको भी बहुत सारे गरीब लोगों को घर मिलते हैं इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, तो वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि इनके पास भी रहने के लिए छाया हो सके। कोई डाउट हो तो पूछिए। तो इस तरीके से देखो, एक चीज और समझ लो, यहाँ पे जैसे मान लो ये पहले 1000 करोड़ था और मान लो यहाँ 0 था, गरीबों के पास 0 था, तो इन दोनों के बीच में अमीर के पास 1000 करोड़ बहुत ज्यादा है और गरीब के पास कुछ है ही नहीं, तो सरकार क्या करेगी? 30% टैक्स लगा देगी, तो 300 करोड़ ये अमीर क्या हो गया, थोड़ा गरीब हो गया, और ये 300 करोड़ कहां खर्च होंगे? गरीब के ऊपर। तो आप देखें इन दोनों के बीच में पहले जो डिफरेंस था वो 1000 करोड़ का था, लेकिन अब डिफरेंस कितना है? सिर्फ 400 करोड़ का। तो इनके बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, जो डिस्पैरिटी है, वो क्या हुआ? कम हुआ। कोई डाउट हो पूछिए जल्दी से। सारे लोग बताएं, अगर डाउट नहीं है तो आप बता सकते हैं कि सर हमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? देखो, हमारी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में कई बार प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कई बार गुड्स के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और कई बार प्राइसेस बड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, अब किया क्या जाए? देखो, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो आम जनता को बड़ी परेशानी होती है। प्राइसेस मान लो, एक चीज समझना, मेरी इनकम 10,000 रुपए है, लेकिन सब चीजें महंगी हो गई, तो मुझे खर्च करने में दिक्कत होगी। खर्च करने में दिक्कत इन दैट सेंस कि मैं कम चीजें खरीद पाऊंगा, आम जनता परेशान होगी। दूसरा, अगर प्राइसेस बहुत कम हो जाए, प्राइसेस बहुत कम हो जाए तो क्या होगा? प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे तो क्या होगा? बिजनेस वाले जो है उनका प्रॉफिट कम होगा, और बिजनेस जब कम होगा तो वो लोगों को नौकरी से निकालेंगे, जब नौकरी से निकालेंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो सरकार जब देखती है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार क्या करती है? अपना खर्च कम करती है। खर्च सरकार कम करेगी तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे। अब लोगों के पास अगर पैसे कम आएंगे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा? डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा? प्राइसेस कम होगी, प्राइसेस कम होगी। अब मान लो इसमें टैक्स ज्यादा लगा दिया, किसी के पास मान लो पहले 10 लाख रुपए थे, कितने टैक्स थे? 10 लाख रुपए थे उसके पास, पहले मान लो टैक्स लगता था 20%, तो 2 लाख रुपए टैक्स लगता था। इसके पास पैसे कितने बचते थे? 8 लाख रुपए, तो ये कितने की डिमांड कर पाता था? 8 लाख रुपए की। अब मान लो सरकार ने, उसके पास अभी भी इनकम कितनी है? 10 लाख रुपए, सरकार ने लगा दिया टैक्स 30%, तो 3 लाख रुपए लग गए टैक्स। अब उसके पास कितना बचा पैसा? 7 लाख रुपए बचा। पहले वो कितने की डिमांड करता था? 8 लाख की, अब डिमांड करेगा 7 लाख की। मतलब पहले पास उसको खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे थे उसके पास, अब उसके पास खर्च करने के लिए कम पैसे होंगे। खर्च करने के लिए कम पैसे होंगे मतलब डिमांड भी कम करेगा, और जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस अपने आप कम होने लगेंगे। अब डिफ्लेशन में क्या करती है सरकार? डिफ्लेशन यानी कमोडिटीज के प्राइस कम हो रहे हैं। अब प्राइस कम हो रहे हैं तो ये आम आदमी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? अपने खर्चे बढ़ाएगी, सरकार टैक्स में छूट देगी। तो जिस टैक्स सरकार टैक्स में छूट देगी तो क्या होगा? लोगों की पास खर्च करने के लिए पैसे ज्यादा होंगे। जैसे अब देखो, यहाँ पर पहले 10 लाख में 2 लाख टैक्स लगता था तो 8 लाख बचता था। अब सरकार टैक्स कम कर दे, सरकार बोले हम 10 लाख में सिर्फ कितना 10% टैक्स लेंगे, तो 10% यानी 1 लाख। अब इसके पास कितने पैसा बचेगा? 9 लाख रुपए। पहले इसके पास कितने पैसे बचते थे? 8 लाख रुपए। तो डिमांड कितने की कर सकता था ये? 8 लाख की। अब इसके पास 9 लाख है तो डिमांड कितने की करेगा? 9 लाख की। ज्यादा चीजें खरीदेगा तो डिमांड ज्यादा करेगा तो प्राइस बढ़ेगा। सरकार यही चाहती है। कोई डाउट पूछिए।
आगे चले। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? देखो, किसी भी कंट्री में ना, अगर किसी भी कंट्री को ग्रोथ करना है इकोनॉमिकली, तो दो चीजें हैं, लोग पैसा, किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। अगर कंट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब लोग ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ज्यादा बन रहे हैं, उद्योग धंधे नए लग रहे हैं। अब जब उद्योग धंधे नए लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों को उद्योग धंधे लगेंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड करेंगे, इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट आता कहां से है भैया? इन्वेस्टमेंट आता है सेविंग से। भैया लोगों की बचत जो होती है, लोगों के पास जो पैसा होता है, वो बैंकों के थ्रू इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने 1000 रुपए जमा कराए, ऐसे सभी लोगों ने 1000 रुपए जमा कराए, तो वो कन्वर्ट हो गया 1000 करोड़ में। इससे क्या होता है, सरकार कोशिश करती है, सरकार क्या कोशिश करती है कि रिसोर्सेस जो है वो इन्वेस्ट किए जा सके, क्या किए जा सके, इन्वेस्ट किए जा सके। तो द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर दिस पर्पस बजटरी पॉलिसी एम्स टू मोबिलाइज सफिशिएंट रिसोर्सेस और इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। मतलब सरकार की कोशिश ये होती है कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, सरकार पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मतलब आप कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो आप उसके लिए कठिन नियम मत बनाइए। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली यानी लोगों को बिजनेस करने की आजादी दीजिए। और इन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सिंपल सी बात है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ रही है मतलब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। कोई डाउट हो तो पूछिए। आगे चलते। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी ये क्या है? देखो, एक मान लो एक ये शहर है मुंबई, और ये हमारा एक छोटा सा शहर है रीवा। अब एक बात बताना, इंडस्ट्रीज कहां लगी हैं? ये मुंबई इतना बड़ा है, मेट्रो, इंडस्ट्रीज यहां लगी हैं। रीवा में इंडस्ट्रीज देखें तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप देखिए ग्रोथ कहां ज्यादा है, ग्रोथ मुंबई की ज्यादा है और रीवा की कम है, मतलब दोनों एरियाज में काफी डिस्पैरिटी है। कंट्री में ऐसे दिल्ली ज्यादा डेवलप्ड है, मुंबई ज्यादा डेवलप्ड है, अहमदाबाद ज्यादा डेवलप्ड है, बेंगलुरु ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे शहर ये अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो सरकार, अब बताइए, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है और यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम अच्छा है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है, मतलब दोनों में काफी डिस्पैरिटी है, असमानता है, दो क्षेत्रों में असमानता है। तो सरकार कहती है ये चीज अच्छी बात नहीं है। कोई एक चीज, एक जैसे होता है ना कि मुंबई जैसे महाराष्ट्र काफी ग्रोथ में है, और बिहार देखें तो वहां पे पटना के अलावा सारे जिलों में काफी हालात खराब है। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें सरकार को पसंद नहीं होती। सरकार कोशिश करती है कि रीजनल डिस्पैरिटी खत्म हो। कैसे खत्म हो? देखो, सरकार क्या करती है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है मुंबई का, ये बिजनेसमैन कहाँ का है, मुंबई का, इसकी फोटो बना लेते हैं। इसके पास पैसे हैं तो ये पैसे कहां लगाना चाहेगा, इसकी पहली पसंद तो कहां होगी, मुंबई होगी, जाहिर सी बात है, मुंबई में लगाना चाहेगा। लेकिन सरकार ने बुलाया इसकी बेटा इधर आ,
मोदी जी ने बुलाया इसको और बोला कि बेटा देख, तू मुंबई में लगाएगा तो तेरे ऊपर टैक्स लगेंगे, सारी चीजें होंगी। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। मोदी जी ने बोला कि बेटा एक काम कर, तू एमपी में जा, और एमपी में भी कहां जा, रीवा जा। एमपी में भी कहां जा, रीवा जा, वहां इंडस्ट्री लगा। वहां इंडस्ट्री लगाएगा ना तो हम ना 10 साल तक उससे टैक्स नहीं लेंगे, 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, ना तो इनकम टैक्स लेंगे और ना ही जीएसटी लेंगे, और बदले में तुझे सब्सिडी भी देंगे। क्या देंगे, सब्सिडी भी देंगे। अब बताइए, और लैंड भी तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, मतलब लैंड भी सरकार देगी, तुझे क्या क्या करना है, वहां पर जाके बिजनेस करना है। अब बताओ, ये आदमी के मन में लालच आएगा ना कि भैया चलो वहां चलते हैं, वहां ना तो टैक्स लगेगा, ना सब्सिडी लगेगी, ना जमीन का पैसा, सॉरी सब्सिडी मिलेगी, जमीन का पैसा नहीं लगेगा, दिक्कत नहीं होगी कोई, सरकार का सपोर्ट होगा। तो ये आदमी कहां जाएगा, रीवा आ जाएगा। अब रीवा आने से फायदा क्या होगा सरकार को, यहाँ की जो बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधर जाएगा, जो डिस्पैरिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। कोई डाउट हो तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने देखा शुरू से। हमने देखा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट क्या है, एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें आप एक तरफ इनकम लिखते हैं, दूसरी तरफ खर्चे लिखते हैं फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। बजट जनरली फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक शुरू होता है। बजट फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है इन द पार्लियामेंट। कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और बजट को पास कराना होता है पार्लियामेंट से जब लागू कराने से पहले, और उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी कराने होते हैं। एक चीज और हमने देखा कि बजट शब्द जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द आया ही नहीं है, वहां शब्द इस्तेमाल किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमने देखा जो बजट शब्द है ये बना कहां से है, तो बजट शब्द कहां से डिराइव हुआ, फ्रेंच वर्ड बूजे से, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। ठीक है ना, तो ये लेदर बैग अंग्रेजों के जो पार्लियामेंट में थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके, वो लेदर बैग में अपना हिसाब किताब लेके आते थे, तो वहीं से ये कस्टम ट्रेडिशन चल पड़ा। लेकिन इंडिया में अब लाल रंग के कपड़े के ऊपर कवर करके लाया जाता है, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में बही खाते को ऐसे ही रखा जाता था। तो निर्मला सीतारमण के आने के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब लास्ट ईयर से ये काम चालू है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी ऐसे संसाधनों को, मतलब ऐसी जगह पे दो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट बढ़ाना या पब्लिक का वेलफेयर बढ़ाना। दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने रिसोर्सेस को अलोकेट करेगी जिससे समाज का भला हो सके, इकोनॉमी का भला हो सके। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसका मतलब क्या है कि अमीर और गरीब के बीच जो डिफरेंस है इसको कम करने की कोशिश करेगी। अमीर पे ज्यादा टैक्स लगाएगी और वो टैक्स का पैसा फिर कहां, गरीबों के ऊपर खर्च कर दिया जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कभी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत ज्यादा हो कभी कम हो तो सरकार इसको स्टेबल करना चाहेगी, मतलब कभी ऐसा ना हो बहुत तेजी आए और कभी बहुत मंदी आए, जिससे क्या होता है आम आदमी का नुकसान होता है। सरकार को भी ये बात पसंद नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकार क्या करेगी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी बनाने की कोशिश करेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, एक क्षेत्र बहुत, एक एरिया बहुत डेवलप्ड है, दूसरा एरिया अनडेवलप्ड है, तो सरकार कोशिश करेगी कि जो ये अनडेवलप्ड एरिया है ये भी डेवलप कर सके, यहाँ के लोगों का भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। तो ये बेसिकली क्या था, ये था आपका मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, सॉरी मनी एंड बैंकिंग नहीं, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट बजट का रिलेटेड पहला चैप्टर। कल से हम डिस्कस करेंगे यहाँ के। अब देख, जैसे मैंने जो पढ़ाया ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यहाँ पर एक या दो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक या दो ऑब्जेक्टिव, जैसे व्हाट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटी। तो ये चीजें क्या है आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज के लिए मैं आपको अभी लिंक शेयर करता हूँ। थैंक यू।